एक रात, एक ट्रेन और एक ऐसा प्लान जो आज तक किसी को समझ में नहीं आया। कोई शोर नहीं, कोई सबूत नहीं, लेकिन अगली सुबह जब लोगों को पता चला तो पूरे देश में हलचल मच गई। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भारत की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती की वो कहानी जो सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो होने वाला है वो फिल्म नहीं, हकीकत है। 8 अगस्त 2016 की बात है। तमिलनाडु की एक पैसेंजर ट्रेन सेलम से चेन्नई जा रही थी। इसका नंबर था 11064, सेलम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस। अब ये कोई स्पेशल ट्रेन नहीं थी, लेकिन इसकी एक बोगी थी जो रिजर्व थी और बहुत खास थी, क्योंकि इस बोगी में रखा गया था भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का 342 करोड़ रुपया। जी हाँ, दरअसल आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक अलग अलग शहरों में बैंकों को कैश पहुंचाता है। उस दिन आरबीआई ने चेन्नई में स्थित करेंसी डिपार्टमेंट को 342 करोड़ रुपए भेजने का प्लान बनाया था। ये पैसा बैंकों में बांटा जाना था ताकि एटीएम और बैंक के ब्रांचेस में कैश की कमी ना हो। आरबीआई जब बहुत ज्यादा कैश एक जगह से दूसरी जगह भेजता है तो वो कैश बहुत सुरक्षित तरीके से पैक किया जाता है, और इस बार तो बात हो रही थी 342 करोड़ रुपए की। ये पैसा 226 लकड़ी के मजबूत भारी बक्सों में रखा गया था। ऊपर नीचे लोहे की किलें लगी हुई थी ताकि कोई बॉक्स को आसानी से खोल ना सके। हर बॉक्स पर आरबीआई की सील लगी होती थी जिससे छेड़खानी का पता चल जाए। हर बॉक्स में रखे गए थे 500 और 1000 के पुराने नोटों के बंडल। एक बॉक्स में लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक के नोट थे। इन बक्सों को आरबीआई के लोग, रेलवे के अधिकारी और पुलिस की मौजूदगी में पैक किया जाता है। बॉक्स को ट्रेन की एक खास बोगी में रखा गया था जिसे पार्सल बोगी कहते हैं। आरबीआई ने रेलवे से खास तौर पर एक बोगी बुक करवाई थी और बगल की बोगी में बिठाए गए थे 18 पुलिस वाले ताकि पैसों की सुरक्षा की जा सके। लेकिन इस बोगी की सुरक्षा में एक गलती हो गई और इसी गलती ने भारत की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती को जन्म दिया। इस पूरी डकैती के पीछे था एक गैंग और उसका लीडर था मोहर सिंह पारदी। वो मध्य प्रदेश के गुना जिले से था और चोरी डकैती में पहले से ही माहिर था। मोहर सिंह कोई आम चोर नहीं था। वो पारदी गैंग का सबसे तेज दिमाग और सबसे चालाक आदमी था। वो सालों से छोटे मोटे चोरी, जेब कतरी और ट्रैक पर लूट जैसी चोरियां करता रहता था, लेकिन इस बार वो कुछ बड़ा करना चाहता था। एक दिन उसने अपने एक पुराने साथी से बातचीत के दौरान कुछ ऐसा सुना जो उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक डकैती की शुरुआत बन गया। अरे भाई, तुम्हें पता है आरबीआई लोग पैसा भेजते हैं ट्रेन से, वो भी लाखों नहीं, करोड़ों रुपया। उसके एक जानकार ने उसे बताया कि कैसे कई बार रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस में खास बोगियों में भारी बक्से रखे जाते हैं जिन्हें सिर्फ सिक्योरिटी वाले ही छू सकते हैं। उस दोस्त ने बताया कि मैंने अपनी आंखों से देखा था। चेन्नई स्टेशन पर एक बोगी आकर सीधे यार्ड में चली गई और फिर आरबीआई के कुछ लोग आए और बक्सों को लेने लगे। वो जानकार या तो रेलवे में काम करता था या फिर कोई कूली या ट्रैकमैन जैसा आदमी था जिसने अनजाने में ही मोहन सिंह को बहुत बड़ा राज बता दिया। लेकिन मोहर सिंह ने इस पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं किया। मोहर सिंह अपने 7 साथियों के साथ 1800 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश से तमिलनाडु पहुंचा। वहां जाकर रेलवे पार्सल स्टेशनों पर निगरानी रखना शुरू किया। 8 दिन तक लगातार उसी ट्रेन में सफर किया जिसमें आरबीआई का पैसा जाता है।
चेन्नई, सेलम और मदुरई जैसी स्टेशनों पर उसने और उसके साथियों ने ट्रेन कहाँ धीमी होती है, कब इंजन बदलता है, बोगियों की मूवमेंट, सिक्योरिटी, हर स्टेशन, हर मोड, हर स्पीड और हर सिग्नल को बहुत अच्छी तरीके से नोट किया। कुछ लोगों को छोटे मोटे पैसे देकर पूछताछ शुरू की। उससे इन्हें पता चला कि हफ्ते में एक बार आरबीआई की कैश बोगी आती है। लकड़ी के बक्सों में कैश भरा होता है, बहुत सारा कैश, और ट्रेन के जरिए पैसे चेन्नई भिजवाए जाते हैं। बस यही से मोहर सिंह को पूरा प्लान समझ में आ गया। उन्होंने चोरी करने के लिए एक खास जगह चुनी, जो थी चिन्नासेलम और विरुधाचलम स्टेशन के बीच का ट्रैक। पता है क्यों? जानते हैं कि इसी ट्रैक को क्यों चुना गया? क्योंकि इस पूरे रूट में यही एक हिस्सा था जहां ट्रेन लगातार करीब करीब 45 मिनट्स तक बिना रुके चलती थी। बाकी स्टेशन पर हर 10 से 15 मिनट में ट्रेन किसी न किसी वजह से रुक जाती थी, लेकिन चिन्नासेलम से विरुधाचलम के बीच ट्रेन रुकती नहीं थी और उसी वक्त ट्रेन की स्पीड भी कम होती थी। ये रास्ता जंगल, खेत और सुनसान इलाकों से गुजरता था। ट्रैक के दोनों ओर पेड़ और घना अंधेरा होता था। ना लोगों की भीड़, ना रोशनी, ना कोई स्टेशन कर्मचारी। उन्हें सब कुछ पता था कि जब ट्रेन सेलम से चलती है तब कैश वाली बोगी इंजन के पीछे होती है, यानी एग्जैक्ट दूसरी पोजीशन पर। लेकिन विरुधाचलम में ट्रेन का इंजन बदला जाता है और इससे बोगियों की पोजीशन भी पलट जाती है। अब जो कैश वाली बोगी जो पहले हिस्से में होती है, वो ट्रेन के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ जाती है। मतलब ना कोई बोगी उसके पीछे थी, ना कोई पैसेंजर आवाज सुन सकता था और ना ही किसी गार्ड की नजर उस पर पड़ सकती थी। बस पूरी बोगी डकैतों के लिए खुला मैदान बन चुकी थी। यही था वो मौका जिसकी मोहर सिंह पारदी को तलाश थी और उसने इस प्लान को 100% एक्यूरेसी के साथ अंजाम दिया। अब मोहर सिंह और उसका गैंग डकैती के लिए तैयार था। अब आ गई 8 अगस्त की रात। ट्रेन ने सेलम से चेन्नई के लिए निकलना शुरू किया। ट्रेन में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ट्रेन की छत पर ऑलरेडी 8 लोग पहले से ही चढ़े हुए थे। जैसे ही ट्रेन उस सुनसान ट्रैक पर पहुंची, गैंग ने अपने बैग से निकाला बैटरी से चलने वाला लोहे का कटर। धीरे धीरे उन्होंने उस बोगी की छत काटनी शुरू की जिसमें आरबीआई का कैश था। छत के अंदर एक करीब 2 फीट का गोल छेद बना दिया। अब एक डकैत उस छेद से अंदर घुसा। उसने लकड़ी के बॉक्स को तोड़ा और नोटों के बंडल छत पर बैठे अपने साथी को देने लगा। जो बंडल छत पर पहुंचे, उन्हें गैंग के लोग अपने अंडरवेयर, बनियान, कपड़ों में छुपाते जा रहे थे। कुछ बंडल तो उन्होंने ट्रेन के पास ट्रैक पर खड़े अपने साथी को फेंक भी दिए। सब कुछ इतनी सफाई से किया गया कि ना एक भी आवाज आई, ना किसी को कोई शक हुआ और फिर सभी डकैत ट्रेन से कूदकर जंगलों में भाग गए। अगली सुबह ट्रेन चेन्नई पहुंची। ट्रेन को पार्सल यार्ड में खड़ा किया गया। जब आरबीआई के अधिकारी कैश लेने पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। बोगी की छत में एक बड़ा छेद था। फर्श पर नोट बिखरे पड़े थे और 4 बॉक्सेस खुले हुए थे। एक बॉक्स तो पूरी तरह खाली था और एक आधा खाली। 342 करोड़ में से करीब करीब 5 करोड़ 80 लाख रुपए गायब थे। आरपीएफ और जीआरपी ने केस दर्ज किया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतनी सुरक्षा के बाद भी ये कैसे हुआ? कैश जिस बोगी में रखा गया था वो एक सील की गई पार्सल बोगी थी। इसका मतलब उस बोगी में कोई भी अंदर नहीं जा सकता, ना ही कोई बाहर आ सकता है। पुलिस वालों को लगा कि ये बोगी तो बंद है, कैश अंदर है
सेफ है, कोई खतरा नहीं। मतलब 18 पुलिस वाले बगल में थे, लेकिन छत पर क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं चला। चोरी इतनी चुपचाप, प्लानिंग से और टाइमिंग के साथ की गई कि पुलिस वही की वही बैठी रही और करोड़ों रुपए उड़ गए। रेलवे पुलिस आरपीएफ और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस यानी जीआरपी ने तुरंत एफआईआर दर्ज की। उन्होंने स्टेशन के गार्ड्स, स्टाफ और पुलिस वालों से पूछताछ शुरू की, पर कोई भी क्लू हाथ नहीं लगा। अब पुलिस को लगा कि डकैतों ने बाहर से ट्रेन को फॉलो किया होगा, इसीलिए उन्होंने पूरे ट्रेन रूट की मोबाइल कॉल डिटेल्स निकाली। हजारों मोबाइल नंबर स्कैन किए गए। अब ये देखा गया कि रात के उस समय कौन कौन से नंबर्स उस एरिया में एक्टिव थे, पर इतने सारे नंबर थे कि जांच करना मुश्किल हो रहा था और जांच वही के वही अटक गई। जब हफ्तों तक कुछ नहीं मिला तो जांच का जिम्मा सीआईडी को दिया गया। जब सीआईडी ने हजारों लोगों से पूछताछ की, लाखों मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए गए, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। आखिरकार सीआईडी ने एक बड़ा फैसला लिया। सीआईडी ने अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा से सैटेलाइट इमेजिंग की मदद मांगी। नासा भी मदद करने के लिए रेडी हो गया। नासा ने ट्रेन के सफर की रूट की थर्मल सैटेलाइट तस्वीरें भेजी। इन तस्वीरों से साफ हुआ कि ट्रेन की छत चिन्नासेलम और विरुधाचलम के बीच में कटी गई थी। अब सिर्फ और सिर्फ ये इलाका फोकस में आ गया। नासा की मदद से ये पता चला कि ट्रेन पर हमला किस लोकेशन पर हुआ था, एग्जैक्ट लोकेशन। अब सीआईडी ने सिर्फ उसी एरिया के रात के वक्त एक्टिव मोबाइल नंबर निकाले। कुछ नंबर अजीब से लगे क्योंकि वो नंबर मध्य प्रदेश के थे, लेकिन तमिलनाडु के उस जंगल वाले इलाके में रात 2 बजे तक एक्टिव थे। बस यही से सीआईडी को पहला सुराग मिल गया। अब सीआईडी का शक यकीन में बदल गया। करीब 730 दिन बाद यानी 30 अगस्त 2018 को सीआईडी की एक टीम सीधा गुना मध्य प्रदेश पहुंची। वहां कई दिनों तक गांव-गांव में छापेमारी की गई और आखिरकार मोहर सिंह पारदी और उसके 7 साथी पकड़ लिए गए। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया। कैसे उन्होंने रेकी की, कैसे छत काटी, बॉक्स काटे, नोट निकाले और कैसे फरार हो गए। लेकिन एक बात ने सबको चौंका दिया। देखिए, डकैती हुई थी 8 अगस्त 2016 के दिन और ठीक 8 नवंबर 2016 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा ऐलान किया जिससे देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं, चोरों की जिंदगी भी बदल गई। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमानत होगी। यानी नोटबंदी लागू हो गई थी। 500 और 1000 के सारे नोट अवैध हो गए। मोहर सिंह के पास थे 5 करोड़ से ज्यादा रुपया, लेकिन सबके सब थे पुराने 500 और 1000 के नोट। अब वो बैंक में जमा नहीं कर सकते क्योंकि पैन कार्ड, पहचान सब मांगा जाता था। मार्केट में चला नहीं सकते। सब जगह नोटबंदी लागू हो गई थी। किसी को देकर बदल भी नहीं सकते थे क्योंकि नकली या चोरी के नोटों पर नजर थी। मतलब करोड़ों की डकैती अब एक बोझ बन चुकी थी। गैंग ने जो करोड़ों लूटे थे वो सारे नोट अब रद्दी बन चुके थे। मोहर ने कुछ नोट छुपाकर भी रखे, लेकिन जब देखा कि लोग चंद हजार भी नहीं बदल पा रहे तो समझ गया अब ये पैसे किसी काम के नहीं रहे। अगर पुलिस पकड़ लेती तो यही नोट उसके सबूत बन जाते। मोहर सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर नदी किनारे उन पैसों की बोरी उठाई और एक एक करके नोटों को पानी में बहा दिया।
5 करोड़ से ज्यादा रुपयों को पानी में बहा दिया गया। कोई खुशी नहीं थी, ना जश्न, ना गर्व, सिर्फ पछतावा और गुस्सा। इतना बड़ा रिस्क लिया, जिंदगी दांव पर लगाई और अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। इतनी प्लानिंग, इतना खतरा और आखिर में हाथ आया सिर्फ और सिर्फ कागज का ढेर। कभी कभी जिंदगी हमें सब कुछ दे भी देती है, लेकिन किस्मत अगर साथ न दे तो हाथ में आया भी रेत की तरह फिसल जाता है। इस डकैती में पैसा था, प्लान था, हिम्मत भी थी, पर नसीब नहीं था। और शायद इसीलिए कहते हैं, नसीब से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता। और इसी के साथ खत्म होती है भारत की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती की सच्ची कहानी। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताइए, क्या वाकई में चोरी से कभी कोई अमीर बन सकता है? क्या जो पैसा आंखों को चमक देता है वो आत्मा को सुकून दे सकता है? हमें कमेंट में जरूर बताइए, हम सुनेंगे। धन्यवाद।